एक ऐसी पहेली जिसने पुलिस को भी माथा पीटने पर कर दिया था मजबूर। ये वो केस था जिसने पुलिस को पहले दिन से उलझा कर रख दिया था। शुरू से ही पुलिस इस केस में लगी। एक ऐसी साजिश जो इससे पहले दुनिया में कभी नहीं रची गई। कोई इतना भी शातिर हो सकता है, यह सोचकर भी हैरत होती है। सर बच्चों की कसम से हमने कुछ नहीं किया सर। हमारी बात सुनो तो सही साहब। ये दास्तान है दुनिया के सबसे खतरनाक प्लान की। जान का खतरा है। वो शायद दुनिया का सबसे शातिर मुजरिम। वो प्लान जिसमें खुद को फंसने से खुद पुलिस भी नहीं रोक पाई। गुनाह की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे आप कभी नहीं भुला पाएंगे। अरे बेटा थोड़ा जल्दी कर, बहुत गर्मी हो रही है। बस पापा 2 मिनट, बस ये होने ही वाला है। हो गया। चलो बैठो गाड़ी में। जी पापा। ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? अरे बेटा फोन कर पुलिस को। मुझे बचा लीजिए। मुझे गोली लगी है। बहुत खून बह रहा है। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद मैं देखता हूं कि उसके कंधे से काफी खून बह रहा था। इतना बहता खून मैंने पहले कभी देखा नहीं था और वो मदद की पुकार कर रहा था कि मुझे गोली मार दी, मुझे गोली मार दी। मैं और मेरे बेटे ने पीसीआर को भी फोन किया। हेलो हेलो सर, मैं यहाँ रानीबाग फ्लाईओवर से बोल रहा हूँ। जी सर, यहाँ पे एक आदमी को गोली लग गई है। जी सर, गोली लग गई है सर। गोली छाती पर लगी है और बहुत खून बह रहा है। जी सर। सर हम इस आदमी को लेके पास के महावीर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। सर मैं और मेरे पापा हैं। सर मेरे पापा का नाम है एडवोकेट कुलभूषण मेहता। जी सर। थोड़ा जल्दी हाथ लगवा बेटा गाड़ी में, इनको जल्दी हॉस्पिटल लेके चलना है। भगवान के नाम मदद के लिए उठे ये 4 हाथ दिल्ली के एक बड़े वकील कुलभूषण मेहता और उनके बेटे अर्जुन के हैं, जो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से देर रात लौट रहे थे। जब हमने देखा कि उसके कंधे के पास बहुत तेजी से खून बह रहा था, हमने यह निर्णय लिया कि इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो मैंने उससे संवाद किया और उस सारे संवाद को मेरे बेटे ने अपने मोबाइल पे कैद कर लिया। कैसे हुआ ये सब? किसने गोली मारी आपको? मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मेरे दोनों पार्टनर ने मिलकर मुझे गोली मारी है। हमारा प्रॉपर्टी के सिलसिले में डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था इस हद तक जाएगा। बेटा तुम वीडियो बनाओ उनकी। जी जी पापा। प्लीज मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले जाइए। हम बस पहुंचने वाले हैं, आप प्लीज बताते जाइए। और हाँ, अपने उन पार्टनर्स के नाम भी बताइए। ये वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस की मदद करेगा। मैं अपना बयान होशाबाज पे देता हूँ। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। दो सवार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, जिन्हें मैं पहचानता हूँ। वो दोनों मेरे पार्टनर हैं। उसमें एक पार्टनर का नाम है अमित यादव और दूसरे का नाम है इमरान। उसमें एक लड़की भी शामिल है इस साजिश में, जिसका नाम रेशु है। जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। जान उसकी लबों पर थी, मौत उसे अपने सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। फिर भी कुदरतन वक्त ने उसे इतना मौका दिया ही कि वो अपने गुनहगारों का नाम अपनी जबान पर ला सके, जाते जाते ये बता सके कि आखिर वो कौन थे जो उसे मौत की चौखट पर इस तरह से फेंक गए थे। कहने को एक ओपन एंड शट केस था, सब कुछ शीशे की तरह साफ था, लेकिन कई बार मास्टरमाइंड ऐसी चाल चलता है कि गुनहगार सामने होते हुए भी
दिखाई नहीं देता। मास्टरमाइंड जो भी था, उसे उम्मीद थी कि साहिल खत्री को अपना बयान करने का मौका खास तौर पर उस अंधेरी रात में और वीरान इलाके में हरगिज नहीं मिलेगा। लेकिन किस्मत खत्री के साथ थी। अस्पताल पहुंचकर बेहोश होने से पहले ही खत्री ने पूरी वारदात का ब्यौरा वीडियो में रिकॉर्ड करा दिया था। अपने पार्टनर्स के वार का शिकार हुए एक इंसान को वक्त पर मदद मिल गई थी। वकील कुलभूषण मेहता और उनके बेटे ने बिना वक्त गंवाए जख्मी प्रॉपर्टी डीलर साहिल खत्री को अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते साहिल खत्री का काफी खून बह चुका था। उसकी हालत गंभीर थी। इस बीच पुलिस भी अस्पताल आ पहुंची। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलभूषण मेहता और ये मेरा बेटा। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग गाजियाबाद, एक रिश्तेदार के यहाँ से। ये कहाँ मिला आपको? क्या आप जानते हैं इसको? जी नहीं, हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ। हम लोग टायर चेंज कर रहे थे और अचानक एक धमाका हुआ। ये हमें रोड पे मिला। क्या टाइम था? करीब 11:30। फिर क्या, हमने 100 नंबर पे कॉल किया, इसको गाड़ी में डाला और सीधा हॉस्पिटल आ गए। उसने कुछ बताया आप लोगों को? सर हाँ सर, उसने कहा था कि उसके 2 पार्टनर ने उसको गोली मारी है सर, जिसकी रिकॉर्डिंग हमने इस मोबाइल फोन में करी है। वीडियो हमने साहब को दे दी है। जी जनाब, मैंने ले लिया है और वीडियो में उसने सब कुछ बता दिया है। अच्छा, आपने किसी को गोली चलाते हुए देखा? जी नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं देखा। ठीक है, आप लोग उस पर डॉक्यूमेंट में साइन कर दीजिए। श्योर। इस अपना नाम, नंबर, एड्रेस डाल दीजिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। श्योर सर, एनी टाइम। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अनजान होते हुए भी एक इंसान की मदद की, इससे बड़ी इंसानियत क्या होगी? तो हमारा फर्ज था, बस अब इसकी जान बच जाए। फिलहाल जान बचना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। आप लोग निकल सकते हैं, मैं डॉक्टर से बात कर लूँगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, पेशेंट की कंडीशन कैसी है? देखिए सर, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बच पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद तो सबको यही थी कि गोली लगने के फौरन बाद मदद मिल जाने से जख्मी साहिल खत्री बच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गोली अपना काम कर गई और अस्पताल में साहिल ने दम तोड़ दिया। अब तक जो मामला 307 यानी कि हत्या की कोशिश का था, अब 302 यानी हत्या के केस में तब्दील हो चुका था। तफ्तीश का ये रास्ता तो एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो गया था, क्योंकि इस मामले में मकतूल मरने से पहले खुद अपने कातिलों का नाम बताकर गया था, तो पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी का भी भारी दबाव था। हेलो। हाँ अमित भाई, क्या हाल चाल? मैं बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? खबर तो सुनी नहीं होगी। हाँ, पता चला कि मर गया। मरना तो था ही उसे, कर्म ही ऐसे थे। हाँ सही कहा, लेकिन पुलिस का लफड़ा हो गया तो? पुलिस की टेंशन ना लो तुम, पुलिस का कुछ होगा तो देख लेंगे। ठीक है भाई, तो फिर तुम संभाल लेना। साहिल की मौत के साथ ही उसके पार्टनर्स को लगा कि बात खत्म, पूरी तरह से मामला अब खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा था नहीं। दरअसल साहिल अपनी मौत से पहले भी एक वीडियो के जरिए अपना बयान दे गया था। दूसरे अल्फाजों में वो जाते जाते अपने दोनों पार्टनर्स की कब्र खोद गया था। सर, जो रानीबाग वाला केस है, विक्टिम की आज शाम को सर डेथ होगी इसमें। वो रानीबाग फ्लाईओवर वाला? जी सर, जिसमें डाइंग स्टेटमेंट आई थी। मरने वाले ने कातिलों के नाम बताए थे।
दोनों 2 पार्टनर्स हैं जिन्होंने मुझे गोली मारी। उसमें एक पार्टनर का नाम है अमित यादव और दूसरे का नाम है इमरान। उसमें एक लड़की भी शामिल है इस साजिश में जिसका नाम है रेशु। कितना सबूत काफी है? सफिशिएंट है सर। ये वीडियो में 2 पार्टनर्स के नाम लिए गए, वो कहाँ है? सर दोनों को उठवा लिया गया है और सर जो लेडी सस्पेक्ट है उस पर नजर रखी जा रही है। गुड। कहाँ है वो दोनों? इंटरोगेशन रूम में सर। क्या कहते हैं? कहने क्या सर, जो हर मुजरिम कहता है, अपने आप को साधु बता रहे हैं, कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। अभी जानते नहीं है ना दोनों कि मरते मरते भी वो इनका नाम बताकर इनकी कब्र खोल दिया है। मरते हुए इंसान का बयान जबकि वो खुद इस हादसे का शिकार हो बहुत अहम हो जाता है। इस केस में तो उसका बयान वीडियो में दर्ज था, मोबाइल में दर्ज था, इसलिए यह केस पुलिस के लिए ओपन एंड शट केस था। लेकिन कई बार सच सामने होकर भी सामने नहीं होता क्योंकि उसे साबित कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस केस में भी मकतूल साहिल खत्री के दोनों पार्टनर किसी भी सूरत में अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं हो रहे थे। उनकी अपनी दलीलें थी। सब पिटोगे किया तो तुम लोगों ने ही है, जो इतना ड्रामा कर रहे हो। सर बच्चों की कसम से हमने कुछ नहीं किया सर। कौन कहता है मैंने किया है? अपने आप को तो हर कोई संत बताता है और जब ये संतराम पड़ता है ना तो हर कोई बोल देता है। हम तो उस रात थे ही नहीं वहाँ पे, हम रानी बाग के फ्लाईओवर पे थे ही नहीं। आज हमें साबित करने का मौका तो दो, हमने कुछ नहीं किया। सर अभी तो सब अपने आप को साधु ही समझ रहे हैं। दिल्ली पुलिस तो पागल समझ रखा है। कुछ नहीं किया है। 2-4 गवाह खड़े कर दोगे वो भी झूठे और हम मान लेंगे। साहब मैं बताता हूँ साहब, गाँव में ना उसका साथ एक मामा है जिसकी ना किसी जमीन के लिए ना उनका कोई आपस में रंजिश चल रही है साहब। हो सकता है साहब उसने मार दिया हो साहब, हमने कुछ नहीं किया। आप हमें मौका दो, हमारी बात सुनो तो सही साहब। अच्छा हमने तेरा नाम लिया? हाँ साहब। और तू तो मामा को था है? नहीं आपने कुछ नहीं किया साहब। एक्चुअली हमारे साथ साजिश है, किसी ने मारा उसको, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं किया सर। खोदो मतलब वो हाथ करूंगा। एक्चुअली हमारे खिलाफ साजिश है। आमतौर पर कानून का शिकंजा कसने के बाद देर सवेर गुनहगार अपना गुनाह कबूल कर ही लेते हैं, लेकिन इस मामले में अजीब बात ये थी कि सख्त पूछताछ के बावजूद दोनों मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। थाने पहुंचने के बाद करीब करीब नामुमकिन है कि कोई गुनाहगार अपना जुर्म ना कबूल करे। कुछ जल्दी जुर्म कबूल कर लेते हैं तो कुछ जरा देर से, लेकिन इस मामले में दोनों आरोपी अपना गुनाह मानने को ही तैयार नहीं थे। ये अजीब बात थी। सर बड़े बड़े देखे हैं लेकिन इनसे बड़ा ढीठ नहीं देखा। पिट पिट के लाल हो गए लेकिन बात मानने को तैयार नहीं। पता नहीं क्या सोच रहे, जैसे जुर्म कबूल नहीं करेंगे तो कानून से बच जाएंगे। सर किया तो इन्होंने ही है। दोनों एक प्रॉपर्टी को लेकर खतरी से डिस्प्यूट की बात मानते हैं, लेकिन जब बात मर्डर की आती है तो इनकार करते हैं। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में साहिल खत्री ने किसी और का नाम भी लिया था, एक रेशु नाम की लड़की का। मुझे लगता है हम उसे गलत ही नजरअंदाज कर रहे हैं। जी सर। एक काम करो, उसे बुलाओ, आखिर देखे तो सही कि मामला है क्या। और सुनो, इन दोनों को थोड़ा पानी वानी पिला देना, मरवन आ जाएंगे। ठीक, ओके। Clues were indicating that there is something. सबूत कुछ और कह रहे थे और हालात कुछ और। दरअसल थ्योरी है कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। माना जाता है कि जो मरने ही जा रहा है वो झूठ बोलेगा ही क्यों। और आरोपी करीब करीब ये साबित कर चुके थे कि
वो वारदात के वक्त मौके पर मौजूद ही नहीं थे। तो क्या कत्ल की इस खौफनाक साजिश में रेशु वाकई शरीक थी? अगर नहीं तो फिर साहिल खत्री अपने आखिरी बयान में उसका नाम क्यों लेकर गया? रेशु के अलावा जिन 2 लोगों का नाम वीडियो में था वो पुलिस की गिरफ्त में थे। अब बारी थी रेशु को धर दबोचने की। Come in. सर, साहिल खतरे मामले में जो लड़की है ना, रेशु, जिसको आपने बुलवाया था, सर वो बाहर खड़ी है। ले आओ उसे। ठीक है सर। रेडी? कहिए, मुझे क्यों बुलाया? काफी जल्दी में लग रही है आप। जी मुझे और भी बहुत काम है। ओह आई सी। तो एक काम करते हैं, हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं और आप उस सवाल का मुझे सही सही जवाब दे देते हैं। उसके बाद मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। कहिए। साहिल खत्री को आपने क्यों मारा? साहिल को मैंने मारा? ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर साहब? मैं खामोशी तो आप कुछ भी कहेंगे। छोड़ो मुझे, और मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब। रेशु नाम है मेरा, जेल जाकर वापस आ चुकी हूँ। कोई सबूत है आपके पास? बहुत सबूत है हमारे पास। तो सुनिए, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। ले आओ उसे। पुलिस को लग रहा था कि रेशु के गिरफ्तारी के बाद मामला अब नया मोड़ लेगा। पुलिस गलत थी। दरअसल ये वो वक्त था जबकि इस केस की तफ्तीश एक नया और बेहद सनसनीखेज मोड़ लेने वाली थी। दरअसल अब इस मामले में एक किरदार की एंट्री होने वाली थी। वो किरदार जिसकी तासीर ये इशारा करती थी कि वो कभी भी किसी का भी कत्ल कर सकता था। रेशु ने कुछ बताया? नहीं सर, वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। और अमित, इमरान? नहीं सर। लेकिन सर अमित बार बार किसी मामा का नाम लेके बहकाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है हमें इस मामा को ट्रेस करना होगा। मामा की तहकीकात से ही केस की अगली कड़ी मिलेगी। ठीक है सर। पुलिस ने साहिल खत्री के मामा पर नजर रखनी शुरू की। साहिल खत्री का मामा एक रसूख वाला आदमी था जिसकी राजनीतिक पहुंच भी थी। लेकिन तफ्तीश में अमित यादव की ये बात बिल्कुल सच निकली कि 6 महीने पहले साहिल का अपने मामा से झगड़ा हुआ था। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कौन था वो जो पुलिस की तफ्तीश पर लगातार हंस भी रहा था और रो भी रहा था। तफ्तीश अब एक नया मोड़ ले चुकी थी, लेकिन कातिल का चेहरा अब भी साफ नहीं था। मामा के किरदार ने पुलिस को आस जरूर जगाई, लेकिन वो मास्टरमाइंड ही क्या जिसका बुना साजिश का जाल इतनी आसानी से सुलझ जाए। साहिल खत्री तुम्हारा ही भांजा था? हाँ जी, मेरा भांजा था जी। तो मामा जी कंस क्यों बन गए? क्यों मार दिया अपने भांजे को? मैंने मार दिया? कैसी बातें कर रहे हो जनाब, मैंने नहीं मारा। वो बात अलग है जी, अगर वो बच जाता ना तो मरता मेरे हाथ ही। 1 नंबर का फ्रॉडी था, धोखेबाज। ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे भांजे ने तुम्हारे साथ जो उसे मार देते? जनाब 3 लाख रुपए लेने थे। जब भी मांगता था कोई ना कोई बहाना या झूठ बोल देता था। 1 पैसे का भरोसा नहीं रहा था मुझे उस पर। देखो जी, मैंने तो उसे मारा नहीं है। हाँ, उस दिन तो मेरी तारीख थी, मैं जोधपुर गया हुआ था। ओह अच्छा, यो पता लगाना तो हमारा काम है कि तू कहाँ था और कहाँ नहीं, समझा? ले जा इसने। जनाब आप बात सुनो। पुलिस ने जोधपुर कोर्ट में पता किया तो सच सामने आ गया। साहिल का मामा वाकई हादसे के दिन कोर्ट में था, यानी वो सच बोल रहा था। केस फिर से धुंध में खो गया था। अब पुलिस की आखिरी उम्मीद उस रिपोर्ट से थी जिसमें हादसे की रात सभी सस्पेक्ट्स की फोन लोकेशन का पता लगाना था।
In such cases, we have seen that the police. ऐसे मामले में पुलिस अक्सर मरने वाले के इतिहास को खंगालती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मकतूल साहिल पर पहले भी एक बार किसी को फर्जी केस में फंसाने का केस चल चुका था, यानी उसके कई और दुश्मन भी हो सकते थे। He must have had many enemies in the past. It is a presumption. सर वो साहिल खत्री की डिटेल्स आ गई है। सर हमें पता चला है वो आदमी बड़ा शातिर था। शातिर कैसे? सर उसने कई लोगों से पैसे ले रखे थे और उसके खिलाफ धोखाधड़ी के भी केस चल रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, वो बाकी सब लोगों के फोन डिटेल्स आ गए? जी सर। सर ये रेशु, अमित यादव और इमरान तीनों हादसे के वक्त लोकेशन पे नहीं थे। ये भी तो हो सकता है कि इन तीनों ने जानबूझकर वारदात के वक्त अपने अपने फोन कहीं और छुपा दिए। हाँ सर ये भी हो सकता है। वेल एक काम करो, मुखबिरों को काम पे लगा दो। उन्हें बोल दो कि जैसे ही कोई भी जानकारी मिले फौरन इत्तला करें। ठीक है। Clues were indicating that there is something. सबूत कुछ और कह रहे थे और हालात कुछ और। दरअसल थ्योरी है कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। माना जाता है कि जो मरने ही जा रहा है वो झूठ बोलेगा ही क्यों। और आरोपी करीब करीब ये साबित कर चुके थे कि वो वारदात के वक्त मौके पर मौजूद ही नहीं थे। The person was false. एक एक कर पुलिस के सभी दाव अब तक खाली जा चुके थे। कोई एक भी ऐसा सस्पेक्ट नहीं था जिसके खिलाफ पुलिस एक भी सबूत जुटा चुकी हो। यही वो वक्त होता है जब आमतौर पर ऐसे केस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और उनसे जुड़ी फाइलें बाकायदा मालखाने में धूल फांकने लगती हैं। इस केस का अंजाम भी यही होना था, लेकिन उससे पहले अचानक एक ऐसा सुराग पुलिस के हाथ लगा कि इस पूरे मामले ने एक नई दिशा ले ली। हेलो जैन सर। जैन बोलो। सर वो साहिल खत्री केस में एक नया गवाह सामने आया है। अच्छा सर वो हमारा पुराना इन्फॉर्मर है, आपसे बात करना चाहता है। ठीक है मैं थाने आता हूँ। ठीक है सर। रामलाल गाड़ी थाने ले लो। जी साहब अभी ले लेता हूँ। Police has a set of informers and पुलिस वालों के पास मुखबिरों का एक अपना जाल होता है। ये वो लोग होते हैं जो पुलिस और जुर्म की दुनिया के बीच पुल का काम करते हैं। वो खबर देते हैं और बदले में पुलिस वालों से कुछ पैसा वगैरह लेते हैं, लेकिन कई बार ये मुखबिर हैरत अंगेज खबरें भी दे जाते हैं। of the informers. सलाम साहब। सर बैठो। हाँ भाई बता। सर अखबार में फोटो देखी थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। बता। सर कुछ रोज पहले मेरा ठाया था आर्म्स डीलर के पास बंदूक लेकर, बोल रहा था सेफ्टी के लिए चाहिए, जान का खतरा है। ये अकेला था? सर एक यंग सा लौंडा भी था इसके साथ। अच्छा। मुखबिर की बात से एक बात तो साफ हो गई कि साहिल खत्री को पहले से ही इस बात का शक था कि उसकी जान खतरे में है। आखिर कौन था उसका कातिल? पुलिस ने कई बार साहिल खत्री के बेटे से पूछताछ की, लेकिन उसने हर बार अपने पिता के बयान वाले वीडियो में लिए गए दो नाम अमित यादव और इमरान पर ही शक जाहिर किया। मैं अपने होशावास में ये बयान देता हूँ बिना किसी दबाव के। मेरे दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने मुझे गोली मारी। उसमें एक पार्टनर का नाम है अमित यादव और दूसरे का नाम है इमरान। उसमें एक लड़की भी शामिल है इस साजिश में जिसका नाम है रेशु। यार शर्मा ये केस तो कॉम्प्लिकेटेड होता है यार। सर साहिल के बेटे ने कुछ बताया आपको? नहीं।
तो बस वीडियो की रट लगाया जा रहा है। सर सवाल ये भी है कि खत्री इतनी रात को गले के कहां घूम रहा था? और उस मुखबिर ने यह भी बताया है कि खत्री के साथ घर लेते वक्त एक यंग लड़का भी था। कहीं ये वही तो नहीं? फिलहाल खत्री के बेटे अक्षय पर पुलिस का शक बेजा नहीं था। दरअसल पुलिस ने वारदात की रात अक्षय की लोकेशन ट्रेस कराई थी और कॉल रिकॉर्ड कहता था कि वो मौका वारदात पर मौजूद था। यानी अक्षय पुलिस को बहुत कुछ बता सकता था। अब पुलिस को इस केस की तमाम जानकारी मिल सकती थी एक 18 साल के लड़के से, जो यकीनन मुश्किल काम नहीं था। देखो बेटा, सब सच सच बता दो। पिता तो तुम्हारे जा ही चुके हैं। मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं। देखो, तुम्हारे सच बोलने से 3 बेगुनाह लोगों की जान बच जाएगी। सर, वो मेरे पिता यीशु को बहुत प्यार करते थे, उन्हें अपनी पत्नी की तरह मानते थे। लेकिन बीते कुछ समय से उनका पार्टनर अमित यीशु के बहुत नजदीक आ गया था। उससे पिताजी बहुत परेशान रहते थे और साथ ही अमित और रिजवान के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। आखिरकार पापा ने एक प्लान बनाया। बेटा अक्षय, अब वक्त आ गया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उन्हें पता नहीं कि मैं कितना खतरनाक हूँ। पापा, आप क्या करेंगे? मैं खुद को गोली मार लूंगा और इल्जाम उन तीनों के सर आएगा। पापा? हाँ, तुम घबराओ नहीं बेटा, मेरा जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तीनों नहीं बचेंगे और प्रॉपर्टी वाला मामला भी सॉल्व हो जाएगा। तू क्यों घबरा रहा है? कल चलेंगे मेरठ और हम लेंगे पिस्तौल। एक शख्स जो निकला था दूसरों को फंसाने, खुद मौत के चंगुल में जा फंसा। साहिल अपने बेटे को साथ लेकर मेरठ से एक पिस्तौल लेकर आया। प्लान ये था कि वो रात के वक्त घर के बाहर कहीं सुनसान जगह पर जाकर खुद को गोली मार लेगा। गोली मारने के बाद उसका बेटा पिस्तौल उठाकर ले जाएगा और वो अपने दुश्मनों पर खुद को गोली मारने का इल्जाम लगा देगा। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? तुम्हारे पिता की जान कैसे चली गई? सर, कुछ कह नहीं सकते। शायद गोली गलती से गलत जगह पर लग गई थी और पापा का पागलपन उनकी मौत का कारण बन गया। एक काम करो, इसके साथ घर जाकर रिवॉल्वर रिकवर करो। ठीक है सर। सर, केस क्या बना इसका? ये भी तो इन्वॉल्व था। बच्चा है, बेकार लपेटने का क्या फायदा? नाबालिग है बेचारा। अब किसी का बाप ही पागल हो तो बेटा उसमें क्या करे? छोड़ दे इसे, ले जा। अजीब सी बात है कि मरता हुआ आदमी झूठ बोल के चला गया। कैसे हुआ ये सब? किसने गोली मारी आपको? मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मेरे दोनों पार्टनर ने मिलकर मुझे गोली मारी है। उसमें एक लड़की भी शामिल है इस साजिश में। कहते हैं मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, और जो आदमी मरता हुआ आदमी जो भी बोलता है कानून में उसे सही माना जाता है। ऐसा शातिर दिमाग वो था, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर दूसरों के लिए मौत का गड्ढा खोदने वाले खुद उसी गड्ढे को अपनी कब्र बना लेते हैं। आपके आसपास भी ऐसे शातिर लोग हो सकते हैं, उनसे सावधान रहिएगा। और हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे जुर्म की दुनिया की एक और सच्ची दास्तान और एक मास्टरमाइंड के साथ।